Financial statement of a company, क्लास 12। हम लोग आज फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी तीसरी बुक का पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 सेक्शंस 240, फिनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो। यानी कि इसमें हम चार चीज इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला है बैलेंस शीट। सबसे पहला क्या होगा? बैलेंस शीट। आप ऐसे लिखिए BALANCE, ऐसे पहला है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। यानी कि आपको मैंने पहले बैलेंस शीट बनाना सिखाया हुआ है। एक फॉर्मेट बनती है जिसमें लायबिलिटीज और एसेट्स साइड होता है। लायबिलिटीज साइड में कैपिटल और लायबिलिटीज लिखी जाती है, एसेट्स में एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। इसी को हम लोग पोजीशन स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस, P&L, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग परफॉर्मेंस स्टेटमेंट भी कहते हैं। फिनेंशियल परफॉर्मेंस को ये दिखाता है, ये बिजनेस की ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितनी हुई या लॉस कितनी हुई ड्यूरिंग द ईयर। बिजनेस प्रॉफिट कमा रही है या लॉस में है, इसको हम इस स्टेटमेंट से निकालते हैं। इसी को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को या अकाउंट को हम लोग इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। अब हम तीसरा बात करते हैं, तो तीसरा होता है नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट्स ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम को डिस्क्राइब करता है। जैसे देखो बैलेंस शीट में ना क्लियर अगर आप लिखना भी चाहो तो नहीं लिख पाओगे। जैसे मान लो डेटर्स है, बहुत सारे कंपनी के पास डेटर होता है, उतनी डेटर को आप बैलेंस शीट में कैसे लिखोगे? तो नोट्स टू अकाउंट्स हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, नोट्स नंबर होती है और उसका जो समरी आता है, नेट टोटल आता है, वो हम बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स को दिखा देते हैं। इसी तरह क्रेडिटर हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस में भी इनकम है, बहुत सारे इनकम है, उसको दो पार्ट में रेवेन्यू इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बांट देते हैं। अदर सोर्सेज में बहुत सारे इनकम आ सकती है और उसको हम अलग अलग करके दिखाते हैं। अब तीसरा एक होता है कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये AS3 के हिसाब से बनता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनता है। इसमें जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो। कैश मींस नॉट ओनली कैश, कैश मतलब सिर्फ कैश नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हम अभी आपको आगे लर्न करवाएंगे। इसमें कैश, बैंक, करंट, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें आती है। तो यह AS3 के हिसाब से बनता है। इसमें कैश की इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाया जाता है। इसमें ये भी एक्टिविटी वाइज भी बांट दिया जाता है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनफ्लो और आउटफ्लो है, या इन्वेस्टिंग से है, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। इस तरह से हम लोग इसको तीन पार्ट में बांट देते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट की। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग डाटा व्हिच गिव इंफॉर्मेशन एज टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। यानी कि फिनेंशियल स्टेटमेंट में दोनों ही चीज, बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और प्रॉफिट एंड लॉस यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या P&L अकाउंट, दोनों जाता है।
इसमें क्लियर इसकी डिफिनेशन जरा तोड़ देखें कितने अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग डाटा व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन एज टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। यानी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आ गया और बैलेंस शीट आ गया, यानी कि ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशंस के समरी को बताता है। अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहला है रिकॉर्डेड फैक्ट्स। यानी कि रिकॉर्डेड फैक्ट्स का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया गया है वो एविडेंस के बेस पे है और एविडेंस के बेस पर ही रिकॉर्ड किया गया है, इसको बोलते हैं रिकॉर्डेड फैक्ट्स। दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, यानी कि ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड किया गया है उसमें अकाउंटिंग कन्वेंशंस और कॉन्सेप्ट को लागू किया गया है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेबल, अंडरस्टैंडेबल और कंपेरेबल हो जाता है। अब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बातें करते हैं। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मानना मैंडेटरी है, आपको मानना ही पड़ेगा। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं फॉलो किया जाता है, हम मानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फ्यू वेयर प्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसलिए ये मानना आपके लिए मैंडेटरी है। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी कि आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं और उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आपने जो भी एक फाइनेंशियल पॉलिसी को ऑप्ट किया वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है, बोलते हैं कि बहुत दिन तक वो चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। सेलेक्टेड एंड ऑप्टेड, एक बार सेलेक्टेड कर लिया और वो इम्पैक्ट डालता है। कैसे डालता है? वो डेप्रिसिएशन ही है। एक आपको मैंने 11th में पढ़ाया था, एक होता है स्टेट लैंड और एक है डिमिनिशिंग वैल्यूज होता है। अब दोनों में अंतर पड़ता है। मान लीजिए एसेट्स है 10,000 का, आपने स्टेट लैंड पे 2 साल के बाद डेप्रिसिएशन देखिए 10% का डेप्रिसिएशन है। फर्स्ट ईयर में 1000 कम कर लीजिए 9000, सेकेंड ईयर में भी 1000 ही कम होगा और ये हो जाएगा 8000। लेकिन यही अगर ये है स्टेट लाइन, यही अगर हम WDV में करते हैं, रिटेन ऑन वैल्यू में, ये 1 लाख है तो फर्स्ट ईयर में 10% 1000 कम होगा 9000 और सेकेंड ईयर में इसका 10% यानी 900 कम होगा 8100। आप देखिए कि 2 साल में डिफरेंस रहता है। इसका मतलब है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है और इसको आपको दिखाना। इतना ही नहीं, आप जैसे स्टॉक वैल्यूएशन हो तो आपने को अभी पढ़ाया नहीं गया, आगे पढ़ाया जाएगा। तो स्टॉक वैल्यूएशन है, उसमें आपने LIFO से लिया या FIFO से। LIFO का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट और FIFO का फर्स्ट इन फर्स्ट और, उसमें भी डिफरेंस बढ़ जाता है। अब हम एस्टिमेट्स की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एस्टिमेट बहुत जरूरी है, अति आवश्यक चीज है। जैसे एसेट्स की यूजफुल लाइफ को एस्टिमेट करना, अगर आप यूजफुल लाइफ को एस्टिमेट करते हैं उसी से आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल पाते हैं कि कितने साल के लिए डेप्रिसिएशन लगाना है और पर एनम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। उतना ही नहीं, जैसे डाउटफुल डेट्स का एस्टिमेशन, ये सब एस्टिमेशन पर ही डिपेंड करता है। अब है सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो, इसी के आधार पर हम कंपनी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी कैसे प्रॉफिट अर्न कर रही है, कैसी या लॉस सफर कर रही है, ये सारी चीजें हम इसी के बेसिस पे देखते हैं। अगला होता है कि कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट, यानी कि एनुअल रिपोर्ट यूजर्स को एक ऐसा मटेरियल, इतना इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो यूजर्स को उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। इसके बिना हम यूजर्स को इनके इंफॉर्मेशन सही हमें मिल ही नहीं सकता। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको एनुअल रिपोर्ट देना है, तो इसमें क्या होते हैं, कुछ जजमेंट होता है, कुछ डिसीजन होता है। अब इसके अंदर क्या सब होता है? सबसे पहले रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, उसमें डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, रिपोर्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट डिसीजंस एंड एनालिसिस होता है।
अब इसमें सेकंड पार्ट होता है ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट शेयर होल्डर के लिए बनता है, यानी हम इसके पॉइंट को बोलते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर। अब उसके बाद आता है फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हम पहले डिस्कस आपसे कर चुके हैं। अब हम इसके फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि बैलेंस शीट की फॉर्मेट क्या होती है। देखिए, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में बेसिकली दो पार्ट में हम इसको पहले बांटते हैं। एक होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरा होता है एसेट्स। बेसिकली जो हम इसको बांटते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरा पार्ट होता है एसेट्स। अब हम दोनों पार्ट के अंदर जो सब चीज आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे पहले। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड जो होता है उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। दूसरा होता है शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। उसके बाद होगा नॉन करेंट लायबिलिटीज, जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म डेट्स, इस सब के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद होता है करंट लायबिलिटीज, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करते हैं। दूसरे में आता है हमारे पास एसेट्स। अब हम अगर एसेट्स की बातें करें, एसेट्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में जैसे हो गया प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले ना पिछले साल तक इसको हम फिक्स एसेट्स के हेड्स में लेते थे, लेकिन इस बार ना थोड़े हेड्स कॉन्फाइंड हो गए, अलग तरह से आ गया है। तो आपके जो इस साल का सिलेबस है इसमें फिक्स एसेट्स वर्ड एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो हम सीधे बोलेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अब इसके अंदर जो हेड्स आता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट बोल दीजिए, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। दूसरा पार्ट होता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जो आपने एक साल से ज्यादा टाइम के लिए किया है। उसके बाद डिफर्ड टैक्स एसेट्स। एक्चुअली आपके सिलेबस में ना इसको ब्रीफ मतलब सीधे नाम बताना होता है, इसके बारे में आपके सिलेबस में 11th 12th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। फिर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस और अदर नॉन करेंट एसेट्स। लास्ट आता है करेंट एसेट्स। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। यहाँ तक आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। हम इसी चैप्टर के अगले वीडियो में इसके हेड्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और तब तक आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा।